हेलो जी, दिस इज़ इंसान। वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अलगाज़ी ट्रैक्टर लिमिटेड के बारे में और इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे। प्लस देखेंगे कि मार्केट और इकोनॉमी में क्या इस तरह के ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से ट्रैक्टर्स की सेल्स कम हो रही हैं, और अलगाज़ी में क्या इस तरह के की कंसर्निंग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपके पास इसकी इतने ख़राब रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। सबसे पहले हम कंपनी ओवरव्यू लेंगे, देन हम इसके सेल्स के डाटा के बारे में देखेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, देन डायरेक्टर रिव्यू के बारे में देखेंगे, एंड देन टेक्निकल्स के बारे में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करंटली अलगाजी ट्रैक्टर इज ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ 402.28, और इस वक्त हमारे पास 28 अगस्त है। ओके, तो एज यू ऑल नो, ये कंपनी जो है इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स बनाने में, जनरेटर्स बनाने में, और स्पेयर पार्ट्स और इरिगेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में। इसकी कंपनी का जो टोटल मार्केट शेयर है ना, इट इज़ अराउंड 25 to 30%। एंड इसका जो कंपेटिटर है वो मिलेट ट्रैक्टर्स है, और उसके पास तकरीबन 60 to 65% मार्केट शेयर है। इसका मतलब कि पीयर प्रोफाइल में अगर देखें तो इसके जो मार्केट कंपेटिटर है वो उसके पास एक एज है, क्योंकि उसके पास एक अच्छी क्वालिटी का ट्रैक्टर है एंड मार्केट में उसका मोट है। इसके अगेंस्ट अलगाजी ट्रैक्टर भी एक अच्छा मार्केट शेयर रखता है, बट कंपेयर्ड टू मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड इसका इतना ज़्यादा वॉरेन बफे के मुताबिक मोट नहीं है। जो इसके ट्रैक्टर्स बिकते हैं वो फियाट ट्रैक्टर्स होते हैं, और इसके मार्केट में कंपेटिटर है मैसी मैसी ट्रैक्टर जो मिलेट ट्रैक्टर्स के हैं। दूसरी बात इसकी सेल्स डाटा के बारे में अगर देखें तो जो इसका सेल्स डाटा है, मार्च मैं दो तरह के सेल्स डाटा के बारे में बात कर रहा हूँ, एक 6 मंथ्स के सेल्स डाटा के बारे में, और एक जो इसके क्वार्टरली सेल्स डाटा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो 2024 में जो हम एक तरह से ट्रेंड देख सकते हैं कि हर क्वार्टर जितना फियाट ट्रैक्टर्स बिकते हैं उससे डबल तकरीबन मैसी ट्रैक्टर्स बिकते हैं मिलरेट ट्रैक्टर्स के। तो 4000 अराउंड ये बिके हैं, और 8000 अराउंड ये बिके हैं मार्च 2024 में। इसी तरह रीसेंट डाटा में देखें तो एक डिक्लाइनिंग फेज़ में है, चाहे फियाट ट्रैक्टर्स हों या मैसी ट्रैक्टर्स हों, तो ये डिक्लाइनिंग फेज़ में हमें दिख रहे हैं। तो मार्च और जून में जो ट्रैक्टर्स सेल आउट हुए हैं वो फियाट 1500 हुए हैं मार्च में, लेकिन अलगाजी के 4500 ट्रैक्टर सेल हुए हैं। मतलब फिर भी जो मार्केट शेयर है वो अलगाजी के पास ज़्यादा है, सॉरी मिलेट के पास ज़्यादा है। इसी तरह तकरीबन डबल सेल हुए हैं जून 2025 में मिलेट ट्रैक्टर्स एज़ कम्पेयर टू अलगाजी। ये आगे हम डायरेक्टर्स रिपोर्ट में भी पढ़ेंगे, और ये सारी चीज़ें हम आगे भी देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो 6 मंथ्स का डाटा है उसमें भी अगर देखें तो जो दिसंबर में थी वो 2024 जो 6 मंथ्स एंड हुए थे उसमें जो सेल्स थी वो अराउंड 7300 थी अलगाजी की, और मिलत की 10100। तो यहाँ पे भी 3000 ज़्यादा ट्रैक्टर्स मिलत ने बेचे हैं। जून 25 की सेल्स की बात करें, या जो 6 मंथ दिसंबर 24 से जून 25 तक जितने भी 6 मंथ्स बनते हैं उसमें तकरीबन 3300 अलगाजी ने ट्रैक्टर सेल किए हैं, और 8500 तकरीबन मिलत ने ट्रैक्टर सेल किए हैं, जो कि यहाँ पे भी डबल से ज़्यादा बनते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट में मोट किस ट्रैक्टर्स का है, क्या कौन से ट्रैक्टर्स मार्केट में एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन रखते हैं। तो मिलर ट्रैक्टर्स मार्केट में एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन रखते हैं, ये हमें चीज़ क्लियर हो चुकी है डाटा देखकर। अब देखते हैं इसके सेल्स के डाटा तो हमने देख लिया, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के बारे में देखते हैं। तो रिसेंटली इसने फाइनेंशियल रिपोर्ट अपनी पब्लिश की है 6 मंथ्स की, जो कि आपके पास ये मौजूद है, और इसने पब्लिश किया है किस डेट को, 22 अगस्त को। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली अगर हम देखें ना तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है इसका, जो जिसको हम टॉप लाइन्स कहते हैं, वो जो है 2 टाइम्स डिक्रीज हो गई हैं। मतलब कि हाफ हो गई है, 50% का डिक्रीज हमें देखने को मिला इसमें।
कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी हमें तकरीबन 50% का डिक्रीज देखने को मिला है। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, ग्रॉस प्रॉफिट में हमें तकरीबन 3x, मतलब 3 गुना डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये एक बहुत कंसर्निंग चीज़ है कि इसके मार्जिन्स, ग्रॉस मार्जिन्स बहुत डिक्रीज हो रहे हैं। अगर किसी कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स डिक्रीज हो रहे होते हैं ना, तो एटलीस्ट उस कंपनी को यह है कि उसमें रेड फ्लैग एक नज़र आना शुरू हो जाता है कि चाहे आपकी टॉप लाइन्स कम हो रही हैं लेकिन आपके ग्रॉस मार्जिन्स क्यों कम हो रहे हैं। इसकी मेन वजह इन्होंने आगे बताई है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, इसकी भी मुझे मेजर वजह कोई पता नहीं लगी कि क्यों कम हुए हैं और क्यों ज़्यादा हुए हैं। क्या आया ये पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से ज़्यादा हुए हैं, या फिर आपकी जो ग्रीन स्कीम ट्रैक्टर्स जो स्कीम थी उसमें जो आपके सब्सिडाइज ट्रैक्टर्स मिल रहे थे फेज़ 1 में, उसमें इनके मार्जिन्स इस तरह कम हुए हैं कि ये आपको यहाँ पर इफेक्ट हुई है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ना इन्होंने अपनी ट्रांसमिशन रिपोर्ट में मेंशन किया है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं, इसकी मेन वजह इन्होंने आगे बताई है, वो भी हम देखेंगे। ये टेक्निकल साइड पे ज़्यादा वजह है। अच्छा, तो एंड पे अगर आप जाके देखें ना, तो अब यहाँ पर आप टॉप डाउन इफेक्ट देख सकते हैं। अगर आपके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ही कम निकल के आ रहे हैं तो ये टॉप डाउन इफेक्ट सारी फिगर्स में जाता है। इसी तरह आपका यहाँ पे पिछले साल या पिछले क्वार्टर या हाफ ईयर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो अब ऑपरेटिंग लॉस में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको कहते हैं टॉप डाउन इफेक्ट। इसी तरह अदर इनकम आपकी कम हुई है, ये एक मेजर कंसर्निंग पॉइंट है, अदर इनकम क्यों कम हुई है। हालांकि अगर आप यहाँ पर देखें कि कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो पिछले 3 सालों से 2021, सॉरी पिछले 3 सालों से इन्होंने 2022 23 24 इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया, मतलब कैश रिटेन किया। तो कैश अगर रिटेन किया तो क्या कंपनी की मैनेजमेंट इतनी फारिग है कि उन्होंने 2025 में जो तो अदर इनकम है वो भी सही तरह मैनेज नहीं कर पाए। लाइक अगर बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स भी रखवाए हैं तो क्या मैनेजमेंट को ये नहीं पता था कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, तो फिक्स डिपॉजिट्स आपके आपको कम बेनिफिट देंगे, तो क्या इसको कहीं और कन्वर्ट नहीं कर सकते थे इन पैसों को, इन इन्वेस्टमेंट्स को। तो ये भी कंसर्निंग चीज़ है। अदर एक्सपेंसेस आपके कम हुए हैं, देन इवेंचुअली आपकी जो टॉप डाउन अप्रोच की वजह से ये जो ईपीएस है आपकी कम देखने को मिली है और इतना डिक्लाइन देखने को मिली है क्वार्टर की बेस पे। और हाफ ईयर एंडेड में अगर आप देखें तो ईपीएस तो नेगेटिव में चली गई है भाई। तो क्या ये एक ऐसी कंपनी के लिए जो सेकंड लार्जेस्ट मार्केट शेयर रखती है एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर्स की सेलिंग में, क्या ये उसके लिए एक फिजिबल चीज़ है कि ये इसकी अर्निंग्स नेगेटिव में आए। इसके अलावा अगर आप करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो इसके करंट एसेट्स तकरीबन सेम है और नॉन करंट एसेट्स भी तकरीबन सेम है। लाइबिलिटीज़ की बात करें तो इसकी जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ हैं, उसमें एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है और इसके जो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं उसमें ओवरऑल डिक्रीज देखने को मिला, विच सीम्स टू बी अ गुड फिगर। अच्छा, इसके बाद आगे कैश फ्लोज की बात करें तो जाहिर है अगर आपके रेवेन्यू कम हो रहा है, मार्जिन कम हो रहे हैं, तो आपके पास कैश कहाँ रिटेन होगा। तो आपके पास अगेन ऑपरेशन से कैश इस दफ़ा नेगेटिव देखने को मिला है और ओवरऑल कैश में भी डिक्रीज देखने को मिला है कंपेयर टू द प्रीवियस पीरियड। इसी तरह अगर मज़ीद डायरेक्टर रिपोर्ट की बात करें जो कि हमारा चौथा सेगमेंट है, डायरेक्टर रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो एक स्टेबलाइज़र, एक तरह से स्टेबलाइज़र इफेक्ट दे रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि आपके इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं और पॉलिसी रेट्स अराउंड 11% चल रहे हैं। तो इन्होंने फिर भी कहा है कि कम होने की वजह से इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन फिर भी जो आपके फार्मर्स हैं या आपकी रूरल परचेजिंग पावर है वो भी अभी तक इंक्रीज़ नहीं हुई। उसकी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आगे वजूहात बताई हैं, जिसमें से कुछ वजह जो हैं वो ठीक भी हैं। इन्होंने यहाँ पे बताया है द एग्रीकल्चर सेक्टर्स इज़ अंडर परफॉर्मिंग, और उसकी रीज़न बताई है कि रूरल परचेजिंग पावर इनकी डिक्रीज़ है। और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ग्रोथ इनकी डिक्रीज़ हुई है 0.56% से, और जो कि
6.25% थी पिछले साल। अच्छा, this slowdown was driven primarily by 13.5% contraction in major crops। जो आपकी मेजर क्रॉप्स की प्रोडक्शन थी उसमें कमी की वजह से आपकी ट्रैक्टर्स की सेल्स में भी उन्होंने कहा कि कमी देखने को मिली है, फॉलोइंग द रोबस्ट ग्रोथ ऑफ 17% इन द प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर ये 17% थी, इस ईयर 13.5% रह चुकी है। अच्छा, मजीद इन्होंने कहा है एज अ रिजल्ट फार्म इनकम्स, इस सारी चीज़ों की वजह से आपकी जो फार्म इनकम है वो कम जनरेट हुई हैं, जिसकी वजह से जो लिक्विडिटी है फार्मर्स के पास वो एक मिनिमल इफ़ेक्ट में देखने को मिली है, जिसकी वजह से इवेंचुअली इनके बिजनेस पे इफ़ेक्ट आया है इनके मुताबिक। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इनपुट कॉस्ट ज़्यादा हुई हैं और वीकर क्रॉप रिटर्न्स कम हुए हैं। फार्मर्स स्टिल रीलिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स वीट क्राइसिस, जो प्रीवियस ईयर वीट क्राइसिस हुआ था उससे अभी कॉप अप कर ही रहे थे, लेकिन ये फर्दर चैलेंजेस भी देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर मजीद मेंशन किया है कि जो अनाउंसमेंट ऑफ ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है जो फेज़ 2 है, उसकी वजह से भी जो सेल्स हैं उनमें कमी देखने को मिली है। अच्छा, इसके बारे में मेरे ख्याल से कि अराउंड 30 के ट्रैक्टर्स सब्सिडी की 30 के ट्रैक्टर्स की सब्सिडी दी गई थी, जो कि रिड्यूस करके 8 के ट्रैक्टर्स कर दी गई थी, जिसकी वजह से भी ये कमी देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल रिव्यू की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कंपनी की सेल्स के में डिक्लाइन देखने को मिला है। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि डिमांड ट्रैक्टर्स की कम हुई है। अब ये डिमांड का तो चक्कर है ही, लेकिन दूसरा चक्कर है कि इनका मोट नहीं है मार्केट में। जो वॉरेन बफे के मुताबिक एक मोट होता है मार्केट में, जिसको कहते हैं कि मार्केट में आपका सिक्का चलना, वो नहीं है। वो है मिलर ट्रैक्टर्स लिमिटेड का, जिसकी वजह से इवेंचुअली इस पे भी इफ़ेक्ट आएगा और आया भी है। हमने यहाँ पर सेल्स के डाटा में भी देखा है कि 6 मंथ्स में इफ़ेक्ट देखने को भी मिला है। तकरीबन मिलत का इसे डबल से ज़्यादा सेल्स रही हैं। तो आगे इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने 3,300 समथिंग ट्रैक्टर्स बेचे हैं और जो प्रोड्यूस किए थे 3,377 किए थे। और जो पिछले साल है सेम पीरियड में इन्होंने 6,000 7,000 तक ट्रैक्टर्स इन्होंने बेचे थे। ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी इनका कम हुआ है। अगेन ये भी मेंशन किया है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इनकी कम हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट भी इनका कम हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी इनके ज़्यादा हुए हैं एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया कि इनके क्यों डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ज़्यादा हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का इन्होंने मेंशन किया। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर द इंक्रीज इन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वाज प्राइमरीली ड्रिवन बाय हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इलेबोरेट नहीं किया कि क्या वजह है हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की। क्या ये इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस है, या क्या ये इंक्रीज इन रूट ऑफ डिलीवरी है। क्या आपकी जो पहले अगर आप 1 किलोमीटर की रेंज में डिलीवरी करते थे तो आपको 10 किलोमीटर की रेंज में डिलीवरी करनी पड़ रही है, ये भी इन्होंने नहीं बताया। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में अगर बात की जाए तो इन्होंने कहा है कि आपकी सैप S4 और हाना की सैप S4 हाना की कॉस्ट में डिप्रिसिएशन हुई है। ये बाय द वे आपको टेक्निकल टर्म है, आईटी की लैंग्वेज में इसको कहते हैं आपकी जो इन हाउस डेटाबेसेस होती हैं, वो उसकी एक कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है जहाँ पे आपका सारा डाटा स्टोर होता है, तो वो सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं, तो उसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट उन्होंने कही है कि उसकी डेप्रिसिएट होने की वजह से आपकी एडमिन कॉस्ट बढ़ी है। आगे फ्यूचर आउटलुक इन्होंने बात की है कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द ग्रेजुअल रिकवरी इन इंडस्ट्री डिमांड सपोर्टेड बाय मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ईजिंग इन्फ्लेशन, लोअर इंटरेस्ट रेट्स एंड अपकमिंग पंजाब गवर्नमेंट ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम फेज़ 2। अब इन्होंने कहा है कि हम ऑप्टिमिस्टिक हैं इंडस्ट्रियल डिमांड इंक्रीज होने की वजह से। देखें, इंडस्ट्री में डिमांड तो कुछ ना कुछ है, लेकिन बात यह है कि आपका मार्केट शेयर उसमें कम है, तो इस वजह से और आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा हो रही है। आपको अपनी इस कॉस्टिंग पे काम करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, जो आपकी यहाँ पर बुक्स में भी क्लियरली मेंशन है राइट हेयर, कि आपकी जो मेजर मेजर
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हुए हैं, और ये क्यों ज़्यादा हुए हैं ये मैनेज करना मैनेजमेंट का काम होता है, हमारा काम नहीं होता। तो ये भी आपने मैनेज करनी है। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे काम करेंगे। इन्होंने सिर्फ अपना मलबा इकोनॉमी पे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, इंडस्ट्रियल डिमांड्स पे, लोअर इंटरेस्ट रेट्स पे, और अपना रिलायंस ऑन पंजाब गवर्नमेंट ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम पे डाल दिया। तो आगे इन्होंने वैसे मेंशन किया है, टू ऑफसेट सबड्यूड डोमेस्टिक डिमांड द कंपनी इज आल्सो एक्सपेंडिंग इट्स सेल्स थ्रू बैंकिंग चैनल्स एंड एक्सपोर्ट्स, हाउएवर रिस्क परसिस्ट फ्रॉम पोटेंशियल सीजन फ्लडिंग एंड क्रिटिकल रीजंस फॉर द कंपनी सेल्स। अच्छा, ये चीज़ है जिसमें मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि आपकी आजकल मानसून की वजह से और अर्बन फ्लडिंग की वजह से जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो डिसरप्ट हो रही है, वो ख़तरे में है, जिसकी वजह से इवेंचुअली फार्मर्स पे प्रेशर है, वो क्रॉप्स उगा के बेच नहीं पा रहे और ना उनके पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपनी इवेंचुअली इन पे इफेक्ट आ रहा है इनकी ट्रैक्टर्स की सेल्स पे। तो ये चीज़ें हैं कुछ। अब फ्यूचर आउटलुक मेरे नज़दीक क्या है, मेरे नज़दीक फ्यूचर आउटलुक ये है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पाकिस्तान की बैकबोन है, और आज नहीं तो कल एग्रीकल्चरल सेक्टर पे दोबारा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि सारी जो पाकिस्तानी अवाम है उनकी रोज़ी रोटी इसी से चलती है, फार्मर्स से चलती है, ट्रैक्टर बिजनेस से चलती है, आपकी प्रोडक्शन ऑफ वीट क्रॉप्स और राइस से चलती है। तो ये इवेंचुअली इसको फिगर आउट होना ही होगा। जो आपकी मॉनसून है, जो आपकी अर्बन फ्लडिंग है, जो आपकी रूरल फ्लडिंग है, वो चीज़ें जो केटर होंगी वो क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से केटर हो जाएंगी। बट ऑन द ग्राउंड्स जो रिलीफ प्लान्स दिए जाएं अगर हुकूमत की तरफ से मज़ीद फार्मर्स को, तो उनकी अर्निंग पावर इंक्रीज़ होगी, उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ होगी, तो वो एक्चुअली इवेंचुअली इन ट्रैक्टर्स की डिमांड में भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि विद इन फ्यू मंथ्स और मे बी अ क्वार्टर और टू ये चीज़ें फिगर आउट हो जानी चाहिए, और आपकी AGTL और मिलर ट्रैक्टर्स पे एक पोटेंशियल देखने को मिलना चाहिए। फॉर AGTL मैं अभी बिल किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसमें फंडामेंटल बेस पे कोई बाइंग की जाए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस प्राइस में देखा जाए। हाउएवर टेक्निकली हम इसको अब डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले जो मेरे मेजर कंसर्न्स हैं वो ये हैं कि आपके मार्जिन्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो कंपनी अपने मार्जिन्स को क्यों प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही। हाउएवर आल्सो देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट्स आर इंक्रीजिंग एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स आर इंक्रीजिंग। तो ये जो चीज़ें हैं ये कंपनी के हाथ में होती हैं, ये कंपनी ने मैनेज करनी होती हैं। इसको फ्यूचर आउटलुक से जोड़ देना और इसको आपको मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जोड़ देना डजंट मेक सेंस। और दूसरा कि आपकी जो डिविडेंड रिटेंशन है, जो आपने पिछले 3 सालों से कोई शेयर होल्डर में अपने डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उस कैश को आप किस तरह यूज़ कर रहे हैं। उस कैश को आपने एक अच्छी तरह यूज़ नहीं किया, समझदारी से यूज़ नहीं किया, अदर इनकम में आपकी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर आप एक अच्छी मैनेजमेंट होते तो आपको इसको किसी तरह मैनेज करते कि हाँ भाई हमारी अदर इनकम कम हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, तो हमें इस पैसे को कहीं और सेफली इन्वेस्ट करना है, या इधर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना है, या किसी भी और जगह इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टीज एंड प्लांट्स में इन्वेस्ट कर देना है, किसी जगह इन्वेस्ट कर देना है। लेकिन वो भी नहीं हुआ आपकी आपसे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कंसर्निंग पॉइंट्स हैं। अब हम इसके टेक्निकल्स की तरफ चलते हैं। बाय द वे हमने इसकी जो है प्रीमियम में कॉल दी हुई थी AGTL की, अलगाजी ट्रैक्टर्स की, ड्यू टू गुड फंडामेंटल्स और ड्यू टू गुड टेक्निकल स्टांस, लेकिन वो हमने कॉल वापस ले ली क्योंकि इसमें हमें अब पोटेंशियल नहीं लग रहा। अगर आप चाहते हैं प्रीमियम का पार्ट बनना तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी सर्विसेज हैं हम देते हैं, और आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं और अपनी
अर्निंग्स को ग्रो कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो कर सकते हैं। ये इन्वेस्टर के लिए भी है, ट्रेडर के लिए भी है, इंट्राडे ट्रेडर के लिए नहीं है, वो हम नहीं करते। अच्छा, अब टेक्निकली इसको अगर देखें तो ये प्राइस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर तो ये आपको 380 से नीचे क्लोज दे देता है, आई एम टॉकिंग अबाउट वीकली क्लोजिंग बिलो 380, तो इसका स्टांस नेगेटिव हो जाएगा और ये आपके पास एक नेगेटिव मोमेंटम में आ जाएगा और 330 पे ये आपको स्टॉक मिलेगा। हाउएवर, अगर ये स्टॉक आपका 440 से ऊपर क्रॉस करता है, आप 440 की रेंज को मार्क करके रखें, अगर तो ये इससे ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसके इवेंचुअली जो टारगेट्स बन सकते हैं वो 507 और 580 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। अब चूंकि कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज में हमारे पास अपसाइड और डाउनसाइड के इक्वल चांस होते हैं। डाउनसाइड के चांस को ट्रिगर करने वाली चीज़ फंडामेंटल्स है इस केस में, और अपसाइड के जो चांसेस हैं उनको ट्रिगर करने वाली चीज़ टेक्निकल्स है। क्योंकि ये अभी जो टेक्निकली अगर इसको देखा जाए, ये अपनी इसकी सेकंड लेग पेंडिंग है और इसमें इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक इसको तकरीबन 0.382 यानी कि 38% और 50 और 60% के दरमियान दरमियान के टारगेट्स हमें देने चाहिए सेकंड लेग अप पे। तो इसको अपनी नज़र में रख सकते हैं आप लोग। 450 या 449 को क्रॉस करें तो 507 586 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तकरीबन यहाँ से अगर 450 को क्रॉस करें तो आपके पास 13% का पहला टीपी बनता है और दूसरा टीपी 30% का बनता है। इसी तरह 380 के नीचे क्लोज करें तो आपके पास अगेन जो आप बाइंग रेंज आएगी वो 330 के पास आएगी। तो दिस वाज प्रेटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।